सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कराची दुनिया का वो वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां की शहरी आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कराची ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर है जहां पानी नल से नहीं, नाले उबलने के बाद दरवाजों से आता है। रोशनियों का शहर, लेकिन बिजली का निज़ाम ऐसा जो हल्की सी बूंदें पड़ने से ट्रिप कर जाता है। कराची पाकिस्तान का माशी हब होने के बावजूद ऐसा मेट्रोपॉलिटन शहर है जो आज भी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से महरूम है। लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत अब यह दावा कर रही है कि बहुत जल्द कराची वालों को खटारा बसों से निजात मिलने वाली है। कराची दुनिया के उन चंद शहरों में शामिल होने वाला है जहां इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती नजर आएगी। आज वजीर आजम इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे के 207 अरब रुपए के नए मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 2 साल में मुकम्मल होने वाला यह प्रोजेक्ट ड्रिग रोड स्टेशन से शुरू होकर गुलिस्तान जौहर से होता हुआ गुलशन इकबाल तक जाएगा। ये ट्रेन यासीनाबाद, लियाकताबाद और नाजमाबाद से भी गुजरा करेगी। मंगोपीर और साइट एरिया तक इस जदीद ट्रैक का जाल बिछाया जाएगा। 29 किलोमीटर सर्कुलर ट्रैक पर 16 स्टेशन होंगे। विफाकी हुकूमत KCR को मिलाकर कराची में कुल 5 मंसूबों पर इस वक्त काम कर रही है, जिसमें फ्रीड कॉरिडोर, बड़े नालों की सफाई, K4 मंसूबा और ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। लेकिन इनमें से अक्सर मंसूबे नून लीग की हुकूमत में शुरू किए गए थे और इनको मुकम्मल करने की डेडलाइंस कब की गुजर चुकी हैं, लेकिन ये मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हो सके हैं। ग्रीन लाइन को अगर आप ले लें तो ग्रीन लाइन बस मंसूबा नून लीग ने 2016 में शुरू किया था। 1 साल में इसको मुकम्मल होना था, इसकी डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, लेकिन 6 साल गुजर चुके हैं। कई बार ऐलानात हो चुके हैं। अब 40 बसें ये हुकूमत मंगवा चुकी है, लेकिन अभी तक इसका बाकायदा इसका आगाज़ नहीं हुआ है। सड़कों, बसों और ट्रेन के मंसूबों से मुताल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान माजी की हुकूमत को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया करते थे और इन मंसूबों को पैसों का ज़िया समझते थे। अब विफाकी हुकूमत रेलवे के इस नए मंसूबे पर 207 अरब रुपए की एक बड़ी रकम लगाने जा रही है और यह मंसूबा एक ऐसे वक्त में शुरू किया जा रहा है जब रेलवे का खसारा बढ़कर 46 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। रेलवे के इंजन 484 से कम होकर 472 हो चुके हैं। मुसाफिर कोचेस की तादाद 1511 से कम होकर 1378 रह गई है। नवाज शरीफ के दौर में मालगाड़ियों के 16,843 डब्बे थे, जो अब तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत में कम होकर 14,327 रह गए हैं। रेलवे के माली बहरान की वजह से यह हुकूमत अब तक 13,000 मुलाजमीन को रेलवे से निकाल चुकी है। इस हुकूमत के 3 सालों में 427 हादसात हो चुके हैं, जिसकी वजह पुरानी और बोसीदा पटरियां हैं और मेंटेनेंस की कमी है। इन हादसात में 229 अफराद भी अपनी जानों से जा चुके हैं। इन हादसात से रेलवे को करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो चुका है। तो क्या इस मौजूदा सूरत हाल में यह बेहतर ना होता कि ये नई इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाने के बजाय पहले रेलवे के पुराने बोसीदा निज़ाम को इस काबिल बनाया जाता कि मुस्तकबिल में लोगों की जानों को महफूज किया जा सके, पटरियों की मरम्मत की जा सके, सिग्नल और फाटक का निज़ाम अपग्रेड हो, इंजन्स को मेंटेन रखा जा सके, ताकि हर साल जो 150 अफराद इन हादसात का शिकार होते हैं और इन हादसात की नज़र होते हैं, उनमें कमी लाई जा सकती और इन हादसात को भी किसी हद तक रोका जा सकता। इस सूरत 207 अरब रुपए लगाना, जब मुल्क पहले ही एक मुआशी बहरान से गुजर रहा है और हुकूमत ये बताती है कि आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है, क्या एक दुरुस्त फैसला है? इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल कादिर मंदुखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, अब ज़ाहिर सर्कुलर रेलवे का आज इफ्तिताह कर दिया, इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी, खुद वज़ीर आज़म यहाँ पर आए आज, तो क्या समझ रहे हैं आप? ये कैसा मंसूबा है विफाकी हुकूमत का? इस इक़दाम की तारीफ करेंगे? बिल्कुल तारीफ भी करता हूँ और सबसे पहले वज़ीर आज़म को खुश आमदीद कहता हूँ कि पार्लिमानी साल चौथे में दाखिल होने के बाद कम से कम सिंध को तो उन्होंने अपना सूबा माना और सिंध की आवाम भी बड़े फ़ख्र से ये बात करेंगे हमारा भी वज़ीर आज़म है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि मेंबर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के अलावा मैं रेलवे वर्कर्स यूनियन पाकिस्तान का सरपरस्त आला भी हूँ पिछले 20 साल से, और मुझे रेलवे के निज़ाम का, सिस्टम का, मुलाजमीन के मसाइल का सब चीज़ें बखूबी वाकिफ़ हूँ। आपने बड़ा अच्छा चाहा और सिर्फ 13,000 मुलाजिम नहीं है। जब ये पीपल्स पार्टी के दौर में 1,05,000 1,10,000 मुलाजमीन से थे, आज वो 56,000 है। 56,000 मुलाजमीन में 13,000 को ये हुकूमत निकाल चुकी है। वो मुलाजमीन तो 80,000 थे, अब 67,000 हो गए हैं। 13,000 को इस हुकूमत ने आने के बाद इन 3 सालों में नौकरियों से निकाला है। 67,000 से भी कम हो गए, 56,000 है। ठीक है। और उसके
मज़ीद उनका प्रोग्राम है, तो मैं हर जगह उनको ये याद दिलाता हूँ कि बल्कि पिछले दिनों में हमारे जो लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी है कौमी असम्बली का, उसका मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से मेंबर हूँ। तो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन साहब ने कुछ खिताब हमारी कमेटी के सामने किया, और खिताब क्या करना था, वो पूरे पाकिस्तान को प्राइवेटाइज करने का उनका प्लान था। और गो कि वो आगे उससे रिटायर होना था, लेकिन रिटायरमेंट से पहले उसने अपने जो ख्वाब थे या अपने जो उनके डरावने मनसूबे थे वो हमारे सामने पेश किए। तो मैंने उस वक्त भी उससे सवाल किया है कि भाई शेख रशीद साहब जो वजीर रेलवे थे, उनने तो 1.5 लाख लोगों को नौकरी देनी थी, आप यहाँ सब चीज़ प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को भी सब मुलाजमिन को फारिग कर रहे हैं। तो फिर तो कहने लगे नहीं जी, ये लोग जो है ना ये बिल्कुल बेकार है और इनको कुछ नहीं आता है। जो 1.5 लाख मुलाजमीन ML1 के हवाले से जो होंगे वो सारे टेक्निकल और एक्सपर्ट होंगे। तो सवाल ये है कि हुकूमत की इतनी संगीन और ख़तरनाक मंसूबे सामने है, तो मैं क्या कह सकता हूँ। फिर साथ साथ आपको ये भी याद दिलाऊं कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो पहले साल ऐलान किया था कराची के लिए 1100 अरब। उस 1100 अरब में सुबह में गवर्नर सिंह को किसी चैनल पे देख रहा था, तो उन्होंने कहा 35 अरब खर्च कर चुके हैं, यानी कहाँ 1100 अरब कहाँ 35 अरब। और वो 35 अरब की जो ये फिता काटने के लिए गवर्नर सिंह या इनके वजीर पहुंचते हैं, तो वो नवाज शरीफ साहब के दौर के वो मनसूबे थे, यानी ग्रीन लाइन। उस ग्रीन लाइन में भी उन्होंने 40 बसें जो अल्लाह अल्लाह करके 3 साल बाद ये यानी ग्रीन लाइन का मनसूबा 2018 में मुकम्मल होना था। वो कि नवाज शरीफ साहब के दौर में मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन उसमें अच्छी खासी 80% काम हो चुका था। अब 80% के काम का बकाया मानदा काम जो है वो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आप कराची की खदोखाल से वाकिफ हो, ये सरजानी टावर से उठ के ये टावर तक आना था। लेकिन और ये अभी पिछले हफ्ते तो 40 बसें आ चुकी हैं और फिर अब तो 1 महीने के अंदर अंदर इसका इफ्तिताह होने वाला है। अब ये नवंबर का इन्होंने ऐलान तो कर दिया ग्रीन वे के आगाज़ का, अब ये इसको मुकम्मल कर सकेंगे या नहीं। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंदू खेल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, जरा खुर्रम साहब से मैं इसका जवाब ले लूँ। पहले खुर्रम साहब, ज़ाहिर है मंदू खेल साहब ने जो ग्रीन लाइन के हवाले से जो इसकी खामियाँ गिनवाई, जो अभी नवंबर में आपने इफ्तिताह कर दिया, इस पर आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। लेकिन आज ये सर्कुलर रेलवे का वज़ीर-ए-आज़म ने आगाज़ के, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनें आप चलाने जा रहे हैं। मुल्क में जो ट्रेन का पहले से जो निज़ाम है उसकी हालत आपने देखी, 429 हादसात आपके अपने दौर में हुए, 229 लोग उसमें जानों से गए। तकरीबन कुछ मैंने तो 13,000 बताए थे, मंदू खेल साहब बता रहे हैं कुछ 24,000 के करीब मुलाजमीन आप निकाल चुके हैं। पहले उस रेलवे के निज़ाम की ये खामियां दूर कर लेते, फिर ये 207 अरब रुपए का मनसूबा लॉन्च करते बाद में। नहीं, देखें, इसका तो ताल्लुक नहीं है किसी प्रोजेक्ट से। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची हैं, वो कराची के प्रोजेक्ट्स के लिए हैं, कराची के तरक्याती कामों के लिए हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी जो है हम अनाउंस कर चुके हैं। मुझे नहीं पता मंदू खेल साहब कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा कि ये कराची के अंदर जो फायर ब्रिगेड्स दी हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियां जलकर राख हो जाती थी, फायर ब्रिगेड्स नहीं होती थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। फैसल वार्डा साहब की वो सीट जो आपकी जीती हुई थी, वो सीट ये जीत कर रहे हैं आपके, वो है मंदू खेल साहब, जहां से आप 6 महीने पहले जिनको बता दिया गया था कि जनाब आपके लिए फायर ब्रिगेड मंगा के रख रहे हैं, आप उसकी तैयारी कर लें। दूसरी बात है कि फरमा रहे थे कि 1100 अरब का क्या किया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में 6 ब्रिज बने थे वो इन 1100 अरब से बने। 6.3 किलोमीटर का निश्ता रोड, 6.4 किलोमीटर का आपका जो है नेपियर रोड, इस वक्त मंगोपी रोड जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसमें फ्रेट कॉरिडोर आपका बन रहा है। पीपल्स पार्टी 13 साल में शहर के लोगों को जो है पीने का पानी फराम नहीं कर सकी, नाकाम रही। उसमें आपका K4 पे काम हो रहा है, उसके साथ साथ आपका फ्रेट कॉरिडोर मैंने आपको बताया। लिहाजा ये सारे काम है जो कि ये चलते आ रहे हैं और अभी नहीं काफी टाइम से चल रहे हैं। ग्रीन लाइन भी जो है 1100 अरब के अंदर शामिल है। हमारा काम नहीं था बसें आपको देना, ये शुक्र करें अल्लाह का ऐसा वज़ीर-ए-आज़म आपको मिला कि बसें दी हैं। ये वफाक का प्रोग्राम था जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली हुकूमत ने बनाना था, जो PMLN की गवर्नमेंट थी, और इस हुकूमत की जिम्मेदारी थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने बसेस मंगानी थी, IT सिस्टम मंगाना था। जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, 2018 में हमारी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी ने मना कर दिया, बोला हम तो नालायक हैं, हमें तो आता ही नहीं काम करना, बसेस भी नहीं मंगा सकते, IT सिस्टम भी नहीं बना सकते। हमारी मजबूरी थी, वफाक का पैसा लगा था, हमने जिम्मेदारी उठाई, ये पीपल्स पार्टी ने इनकार, ये ज़बानी कलामी इनकार की आप बात कर रहे हैं या इसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आपके पास? नहीं, डॉक्यूमेंटेड है ये चीज़। वज़ीर आला साहब ने रिक्वेस्ट करी कि हम इसको इस वक्त नहीं बना सकते, लिहाजा बसेस भी आप मंगा के दे दें और IT सिस्टम मंगाएं, 3 साल बाद चलाने के बाद आप सूबाई हुकूमत को वापस दे दीजिएगा। तो वो एग्री किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और हमने उसको मुकम्मल करके दिया। अब ये कल को कहेंगे मैं कंडक्टर भी मंगा के दो, इस वजह से हम पूरा निज़ाम बनाकर चलाकर इनको जो है हैंड ओवर करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि तमाम जिम्मेदारियां 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबाई हुकूमत की होती हैं, वफाकी हुकूमत का काम नहीं है सुबह में पानी पिलाना, कचरे उठाना। अब देखें ना कि अल्लाह की रहमत आती थी और वो जहमत में तब्दील हो जाती थी,
लिहाजा मजबूरन इनके नालायकी की वजह से हमें शहर के 3 बड़े नाले साफ करने पड़े, महमूदाबाद नाला, गुजर नाला, औरंगी नाला। साथ साथ उसकी सफाई, उसके सराउंडिंग एरियाज में सड़कें बनाना, उसके दीवारों को उसकी हाइट ऊंची करना ताकि फिर कचरा ना फेंके, और उसके साथ साथ साहब ये नालों की सफाई और ये तजावुजात वाले मामले पे जरा आते हैं। पहले मंदू खेल साहब से जरा मैं ये ग्रीन लाइन वाले पे कंप्लीट कर लूं अपनी बात, मैं बात कंप्लीट कर लूं, मैं इनकी सुन रहा था काफी देर से। सो ये जो आपको मैंने स्टॉर्म ड्रेन की क्लीनिंग का बताया, ये काम भी हमने मुकम्मल करके दी, ये काम भी इनका काम था। पिछले दिनों वजीर आला साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनाब दुनिया में कोई ऐसा वजीर आजम नहीं होगा जो गली नालियां भी बनाता है। तो भाई क्या करें, आपने काम नहीं करा ना, आपका फेलियर था, आपके फेलियर की वजह से हम आज ये काम कर रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं जो केसीआर का प्रोजेक्ट जब आपका कंप्लीट होगा, आपके पूरे शहर में ट्रांसपोर्ट का निजाम कितना बेहतर हो जाएगा। नहीं तो पीपल्स पार्टी 13 साल या 1300 साल भी रहेगी तो यही हाल रहेगा। लेकिन हमें तो देखें, जो सबसे बड़ा अफसोस पीपल्स पार्टी पे होता है कि चलें कराची ने तो इनको वोट नहीं दिया ना, लड़काना में जहाँ से बिलावल जीत कर रहे हैं वहाँ के लोग क्यों रो रहे हैं। हाँ, एड्स में भरे में वहाँ पे उनको इलाज नहीं मिल रहा है। आप मुझे बताएं, थर के बच्चे आज भी भूख से मर रहे हैं, वहाँ तो पीपल्स पार्टी के लोग हैं ना। जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए सेवन दादू से, वहाँ पे क्यों नहीं, या जहाँ से आसिफ अली जरदारी जीत कर आए नवाब शाह से, वहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं। बीआरटी की एक मिसाल हमारे सामने मौजूद है। पेशावर में वो मुल्क की सबसे बड़ी रैपिड बस सर्विस है, लेकिन अभी तक जो उसके रिजल्ट्स हैं आए रोज उसमें कुछ ना कुछ खराबियां पैदा होती हैं। कोई खराबी नहीं है, पेशावर की जो रैपिड बस सर्विस है बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। मैं इस पर वापस आके आपसे सवाल करता हूँ, आपको मौका देता हूँ मैं। तो कादिर मंदू खेल साहब, ये ग्रीन लाइन की बसें तो आपको मंगवानी थी, पीपल्स पार्टी को वजीर आला ने मंगवाने से इनकार कर दिया, तो ये वफाक ने तो समझा आपको फेवर दिया ये 40 बसें मंगवा कर, ये जिम्मेदारी तो आपकी बनती थी, खुर्रम साहब कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो खुर्रम शेजवान साहब की यादाश्त जो है ना वो चली गई जब इनकी पार्टी को, इनके फैसल वाडा को मैंने 6 नंबर पे भेज दिया, और आप सेनेट की सीट भी उनसे छीन रहे हो, ये भी याद रखना, रिकॉर्ड पे रखना। अच्छा, बात ये है कि ये हमारी खामियां गिनवाने का आप किसी सवाल का जवाब इसे नहीं दिया। बात ये है कि 55 करोड़ रुपए इनके, कि मैंने मेरा साथ कल एक चैनल पे वो बता रहे थे 55 करोड़ अभी हम खर्च कर चुके हैं, और 55 करोड़ जब आप खर्च कर चुके हैं तो आपने MNA MPA को रिश्वत देने की, और 68 अरब मजीद इस साल के बजट में कौमी असम्बली में रखा गया इनके लिए। आपको याद है इमरान नियाजी साहब फरमाते थे कि MNA MPA को तरक्याती फंड देना रिश्वत के बराबर, आज वो रिश्वत जो है ना वो यू टर्न लेके वापस वही दे रहे हैं। ये खुर्रम शेजवान साहब आपको पता है, ये और आली मादिर शेख सिंध हुकूमत को उनको चाहिए, इसकी बस नहीं चल रहा है कि वो माँ बहन की गालियाँ हमें और सिंध हुकूमत के दें। मगर आप ये समझ लो कि आज 3 साल बाद उनको कराची याद आ गया, और कराची वालों ने ये थर लड़काना मुझे गिनवा रहे हैं। आपके कराची में 33 साल बाद मेरी सीट जो है ना वो पीपल्स पार्टी ने जीती है, 33 साल बाद 6 नंबर पे भेज दिया है PDI को। और अगर कराची वाले ने वोट देना हुआ था तो आपको दे देते। आपकी 3 साल की करतूत कराची वालों को अच्छी तरह पता चल गया। आपके 124 दिन का जो धरना था, या जो नाम दे दो, उसमें जो आपने ऐलानात किए थे, आपने जो चढ़ाई की थी सुप्रीम कोर्ट। और कादिर साहब, ये अभी कंटोनमेंट के इलेक्शंस में तो अच्छी खासी सीटें कराची से निकालने में कामयाब हैं, आपके बराबर ही इन्होंने सीटें ली हैं। पीपल्स पार्टी की इनसे सीटें ज्यादा नहीं है कराची में। देखिए आप मुझे एक बात बताया कि कराची 2018 का इलेक्शन जो हुआ, ये वही RTS सिस्टम जो ये अब डब्बा मशीन लेके आ गया, तो इस सूरत में। लेकिन उसके बाद आप देख रहे अभी 4 महीने पहले जो फैसल वाडा वाली सीट पे इलेक्शन हुआ तो PTI 6 नंबर पे चली गई। तो सवाल ये है कि ये तो उनको खैर पता भी नहीं है, इनको तो अपनी चीजें याद नहीं रहती है। सवाल ये है कि अब आप यही है कि जो है कराची का रोना थे 55 करोड़ इनका। मैंने कल मुझे एक चैनल पे गिनवा रहा था, आलमगीर खान साहब की बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ 55 करोड़ आप इस कचरे पे लगा लेते, और फिर आप नालों की जो बात करें, वो नाले आपने कौन से साफ किए है? वो तो आपका अली जैदी से आया था, वही खैरात ज़कात जो इनका पुराना एक वो है आदत है, जिसके ऊपर ये पूरा सिस्टम इनके पूरा घराना चलता है। वो ज़कात खैरात जब नहीं केस का तो अली जैदी फेल हो गया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट दिया गया है नालों का NDMA को। NDMA में एक जो है ना वो कौमी एक अदारा है जिसकी PTI हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का है। अब अगर पाकिस्तान को ये अपना जागीर समझ रहे और सिंध के साथ सोतेलापन का वो सलूक कर रहा है तो इनकी मर्जी है। सब NDMA विफाकी इदारा है ना, विफाकी हुकूमत तो उसको इंस्ट्रक्ट करेगी, वजीर आजम हिदायत देंगे तो आके काम करेगा ना, वो सिंध हुकूमत के मातहत तो नहीं है। बताओ 3 साल में जब वज़ीर आज़म सिंध आता था तो आप बताओ वज़ीर आला तक पूछता नहीं था। आज 3 साल के बाद वज़ीर आज़म ने ऑफर किए, क्योंकि उसको पता चल गया इनकी नाली और निकम्मी जो है ना वो 3 साल में अवाम के सामने आ गए। उनको पता है कि अगले 2023 में अगर ये डब्बा मशीन इनके हाथ नहीं लगा तो ये इलेक्शन हार जाएंगे।
लेकिन मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने आप इनके 3 साल को रो रहे हैं और ये आप पर 13 साल का इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने 13 साल। वापस आता हूँ, हाफिज नईमुर रहमान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब हाफिज साहब, ज़ाहिर है ये KCR वाला मामला अपनी जगह, ट्रांसपोर्ट से शहर महरूम है ये मामला अपनी जगह, फिर जो इससे भी बड़ा मामला है वो तो लोगों के सरों से छतें छिन जाने का, ये तजावुज़ात वाला मामला, नस्ला टावर को गिराना है, जो दीगर अलादीन और उससे मुल्का जो मार्केट थी वो गिराई जा चुकी है, लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, कंपनसेशन कुछ हो नहीं रहा है। अदालती अहकामात तो ये थे कि सिंध हुकूमत इसको कंपनसेट करेगी। हाफिज साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप मुझे सही कीजिएगा, ये सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी इस मामले में आपको निभाती हुई नजर आ रही है? देखें, अदालतों में जो केस चल रहे हैं उसमें जब ये फैसला किया जाता है कि तजावुज़ात को ख़त्म किया जाए तो उसके साथ ही ये बात भी तो मौजूद होती है ना कि कंपनसेशन दी जाए, इसलिए कि ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक़ हैं कि आप किसी को अगर रेलवे ट्रैक के आसपास की ज़मीन से जिनको लाकर जिन लोगों ने बिठाया था वो तो पकड़े भी नहीं जाते वैसे भी, अगर वहाँ से लोगों को हटाएंगे तो उनको मुतबादिल देंगे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल लियारी एक्सप्रेस वे है कि जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब ने न सिर्फ ये कि 16,000 ख़ानदानों को मुतबादिल जगह फराहम की थी बल्कि उनको पैसे भी दिए थे और बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ ये सारा काम अमल में आया था, तो इतनी बड़ी एक्सप्रेस वे बन गई। लेकिन अब जब भी KCR की बात की जाती है, ये इफ्तिताह तो कई हो चुके हैं ना, ये तो वज़ीर आज़म ने कोई चौथा पाँचवां इफ्तिताह किया है, इससे पहले शेख रशीद कर गए, उससे पहले दूसरी हुकूमतें कर गईं। इफ्तिताह हो जाता है और उसके बाद फिर ये सारे मसाइल सामने आना शुरू होते हैं, आपस में हुकूमतों के मसले शुरू हो जाते हैं, जो लोग वहाँ बैठे हुए होते हैं उन मज़ीद लाकर बिठा दिए जाते हैं ताकि मज़ीद रेट बढ़ते चले जाएँ, और फिर जो एंड यूज़र होता है वो फंस जाता है, उसको उठा के बाहर फेंकने लगते हैं। नस्ला टावर का मामला भी यही है कि अगर बिल्डर की गलती थी और उसने लीज़ प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं की थी तो ये काम तो बिल्डर का है, सोसाइटी का है, हुकूमत का है, KBCA था उस वक्त, अब SBC है, उनका है। इसमें जो एंड यूज़र है जिसको कागज़ दिखाए गए कि बिल्कुल सही जगह है, जिसको कागज़ दिखाए गए कि रेगुलराइजेशन हो गई है, जिसको कागज़ दिखाए गए कि आप बिल्कुल लीगल जगह पे बैठे हैं, किसी फुटपाथ को आपने नहीं घेरा और किसी सर्विस रोड को आपने नहीं घेरा, तो एक आम आदमी जो अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें लगा देता है वो आकर वहाँ पर बैठ गया है। उसके इसमें मिडिल क्लास के लोग हैं ज़्यादातर जिन्होंने मुलाजमतें की हुई हैं, थोड़े थोड़े पैसे बचाकर अपना घर बना लेते हैं। अब जब घर बन गए और 3 साल से रह रहे हैं तो जब ये हुक्मनामा आए कि इनको गिरा दो तो फिर साथ में ये हुक्मनामा भी तो होना चाहिए ना कि फिर इनके लिए मुतबादिल जगह बना दो और मुतबादिल जगह पे उनको बसाओ। उसका तो कोई कसूर नहीं है जिसने कागज़ देखकर पूरे पैसे दिए हैं, बल्कि अनफॉर्चुनेटली ये भी अधूरी चीज़ रह जाती है कि जो असल मुजरिम होते हैं, जो ये कब्ज़े करवाते हैं, जो नाजायज़ तरीके से एलोकेट करते हैं चीज़ों को, उनको तो कोई अदालत सज़ा दे ही नहीं रही है, उनके लिए तो सारा मैदान खुला हुआ है। जो अवाम है वो पिसते हैं हर जगह। तो हमारा मुतालबा यही है चीफ जस्टिस साहब से भी कि आप रिविजिट करें इस मामले को। इस तरह 3 साल से रहने वाले, अपनी जमा पूंजी लगाने वाले कहाँ जाएंगे? हाफिज साहब, ये कुछ तो इंसानी हुकूक का मामला है, तजावुज़ात केसेस के जो मुतासिरीन बात आती है बुनियादी इंसानी हक की, तो वो सब चीज़ों पे पाला आपसे मिले भी हैं, अब उनकी मुश्किलात हैं क्या? क्या अदालत की अहकामात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट जो मुतल्लिका बिल्डर है उनको कंपनसेट करे? क्या सिंध गवर्नमेंट से या मुतल्लिका बिल्डर से उनको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा? इस वक्त उनकी मुश्किलात हैं क्या? क्योंकि नस्ला टावर से मुतालिक भी खबर आई थी कि अब उसके बिजली के, गैस के कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए जाएँ और उसको गिराने की तैयारी अब हो रही है। तो इस वक्त जो मुतासिरीन हैं उनके जज्बात और एहसासात क्या हैं? देखें, जो मैं तो अफेक्टीज़ की बात कर रहा हूँ ना, जो मुतासिर, मैं उनको मुतासिर कह रहा हूँ इसलिए कि वो इस हुक्म की जद में आ रहे हैं जो अधूरा हुक्म है। और उसमें उन्होंने कहा है चीफ साहब ने कि बिल्डर जो है उनको पैसे दे। भाई, बिल्डर से पैसे दिलवाने का क्या मैकेनिज्म है? कौन तय करेगा? किसको उन्होंने मुकर्रर किया है? किसी नाजिर को मुकर्रर किया है? किसी CM को मुकर्रर किया है? किसी सिंध हुकूमत को? जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बुनियादी तौर पर तो ये सिंध हुकूमत ही की जिम्मेदारी है कि वो अगर यहाँ के आवाम, कराची के को अगर वो अपना सूबे का हिस्सा समझते हैं, सिर्फ खाने के लिए नहीं है, कुछ लगाने के लिए भी है, या वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। ज़ाहिर है वोट तो यहाँ भर भर के लोगों ने वफाक को भी दिए हैं ना, तो शहरी तो अब कराची के शहरी क्या इन चक्करों में रह जाएंगे कि वफाक कहेगा मेरी हुकूमत नहीं है सिंध में और सिंध कहेगा कि भाई वफाक मुझे पैसा नहीं दे रहा। हम तो इसी तरह रुल रहे हैं, हर प्रोजेक्ट हमारा इसी तरह लेट हो रहा है, इसी तरह से हम बर्बाद हो रहे हैं। तो ये मामला ऐसा है जिसमें हुकूमत को आना चाहिए, इंसानी हुकूक का मसला है, CM को इसमें आकर इनके साथ बैठना चाहिए, बिल्डर को साथ बिठाना चाहिए, इनको मुतबादिल फराहम करना चाहिए अगर गिराना इतना ही ज़रूरी है। वरना मेरा सवाल तो आपके तवज्जुह से ये भी है ना कि बाज़ और जगहों के बारे में जो बहुत ताकतवर लोगों की जगह हैं, चीफ साहब ने ऐसे ही अहकाम दिए थे कि गिरा दो, उनको क्यों गिराने के दोबारा अहकाम नहीं दिए गए हैं और उस पर कंप्लाइंस क्यों नहीं हो रहा? सिंध हुकूमत उस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रही? अगर वो विफाक के तहत इदारे हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कमज़ोरी की जान फंसती है, ताकतवर को तो कोई अदालत भी जो है वो नहीं पकड़ती। तो इंसाफ इस तरह नहीं होता है। चीफ साहब, इंसाफ पूरा कीजिए और लोगों को
छतों से महरूम ना करें, बल्कि उन मुजरिमों को पकड़ें। इसमें ज़ाहिर बुनियादी जिम्मेदारी आपने भी उन मुजरिमों को पकड़ें कि जो सबके साथ मिले हुए होते हैं। मंदू खेल साहब, अब इसमें सिंध हुकूमत अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? ज़ाहिर है अदालती अहकामात आ गए, बिल्डर से अगर कंपनसेशन मनी आपको दिलवाना है उन लोगों को, तो सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी तक आपने इस सिलसिले में कहीं कोई इकदाम शुरू किए? देखिए, मैं हाफिज नईम साहब की बात और जज्बात बिल्कुल समझ रहा हूँ और काफ़ी हद तक वो दुरुस्त भी कह रहे हैं। और आपको याद होगा एक फैसला हुआ था, एक शख्स 19 साल जेल में रहा और जब वो सुप्रीम कोर्ट तक केस गया तो वो बरी हो गया और पता चला कि वो तो 2 साल पहले मर चुका है और इसके 2 चचा और वालिद इस केस को चलाते चलाते वो भी मर चुके थे। तो ऐसे मिसाल तो हमारे सामने एक कराची में एक शख्स को मैंने 28 साल बाद पहली मरतबा अदालत में पेश करा है। बहुत सारे केसेस में हवाला दे सकता हूँ। तो मैं हाफिज साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले बिल्डर को जेल में डालना चाहिए और बिल्डर से पैसे इस तरह वसूल नहीं होते हैं। देख के मुझे 28 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट तक प्रैक्टिस करते हुए, और ये जो बेचारे अगर टावर गिराया गया है तो ये फुटपाथ पे आ जाएंगे और फिर ये सिविल सूट दाखिल करेंगे बिल्डर से रिकवरी के लिए। सिर्फ बिल्डर को जेल में डालने का मुतालबा आप कर रहे हैं, या जिन लोगों ने बिल्डर को इजाजतनामा दिया, एनओसी दी, लीज दी, वो भी इसमें बराबर के कसूरवार हैं, उन्हें भी जेल में डाला जाए? देखिए मैं एक चीज बताऊँ आपको, ये इशू क्या है। इशू ये है कि बिल्डर ने एक्सेस जमीन यानी कोई 1100 समथिंग उसके एरिया है और 500-600 गज उसने मजीद उसके साथ मिला है। देखिए अब इसमें आवाम का क्या कसूर है? आवाम के सामने मैं आपको डिफेंसिव का हवाला दे रहा हूँ कि डिफेंसिव मैं यहाँ रहता भी हूँ, तो ये 4000 घरों का 1200 घरों का उन्होंने परमिशन लिया था और तामीर कराया 4000, ठीक है, और आज तक वो रेगुलाइज कंप्लीट नहीं हो सकता है। और नियामतुल्लाह खान साहब के दौर में रेगुलाइज की कोशिश की गई, चालान भी जमा हो गया, मगर उसके बाद ये सिलसिला रुक गया। तो मैं समझ रहा हूँ कि साहब ये सवाल यही तो है कि देखें 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये इस लीज कैसे मिल जाती है, इजाजत कैसे मिल जाती है, एनओसी कैसे मिल जाता है फिर ऐसे बिल्डर्स को? आपको देखिए एक चीज बताओ, आपको हर चीज आप सिंध हुकूमत पे नहीं डाल सकते हो, हर अफसरान में। और अगर मैं ज़बान खोल दूं तो मैं बहुत सारे अफसरान से मैं भी नाराज़ हूँ, मैं भी खदशाते मुझे, क्योंकि मैं एक इलाके का MNA हूँ और मुझे काम कराना होता है और मेरी यूँ समझ लो कि मेरे साथियों की जूते घिस जाती है जब हम सरकारी दफातर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैं तो हुकूमत का सिंध हुकूमत का ही मेंबर पार्लियामेंट हूँ, तो मेरा अपना भी हाल है। तो इसका हरगिज़ ये ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी इतना आसान से जो है ना वो काम नहीं करती है। तो सवाल मेरे ये है, हम इश्यूज की तरफ आएंगे, हल की तरफ जाएंगे। अब मुझे बताओ कि ये नेस्ला टावर अगर गिराया गया तो ये लोग तो मेरे अब्लिक लिए 75 साल में वो रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बाप केस दादा केस दाखिल करता है तो पोता चलाता है। और कौमी असम्बली में मेरे एक तहरीक पास हो चुका है बिल जमा करने के, जजेस की तादाद बढ़ाने का, और कल गलबन मेरी बारी आ जाएगी कि जजेस की अपॉइंटमेंट है। तो मैं बहुत सारी कानून साजी के लिए कौमी असम्बली सतह पे ये बिल ला रहा हूँ। जाहिर है आप मंदुगल साहब कह रहे हैं कि सालों यहाँ तो लग जाते हैं, नस्लें आने वाली वो भी केसेस की पैरवी करती रहती है, लेकिन फैसले नहीं आते। तो फिर इन हालात में हाफिज साहब इस सूरत हाल में हल क्या है? ज़ाहिर है आखिर में नुकसान तो ये मुतासरा लोगों का ही हो रहा है, इन लोगों का कोई कसूर भी नहीं है। अब इस सूरत हाल में हल क्या आप तजवीज़ करेंगे? देखें, मैं आपको इस बारे में बताऊं, ये नस्ला टावर का केस जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये किसी कब्ज़े की उस तरह की ज़मीन है कि फुटपाथ के ऊपर आ गए या नाले के ऊपर आ गए। ये ज़मीन का मामला बस इतना है, जिस तरह भी मंदू खेल साहब बता रहे थे कि 1100 गज है, तो उसमें से तकरीबन 600-700 जो है वो लीज्ड है और बकिया अनलीज है। इसका नक्शा भी प्रॉपर है और नक्शा बनने के बाद जो भी यानी रेगुलराइजेशन होती है वो सब भी मुकम्मल है। सिर्फ इसकी लीज़ का मसला है, जिस तरह कराची की आधी से ज़्यादा शहर की लीज़ का मसला होता है, वो लीज़ बाद में हो जाती है। ये तो उस वक्त देखने की बात होती है जब NOCs दी जा रही होती हैं सोसाइटीज़ की तरफ से, या जो है तो उसमें कोई हुकूमत और कोई अथॉरिटी हो जो उसको चेक करे, बहुत शुक्रिया, अदल फराम करें, लोगों से छत न छीने। ये बुनियादी इंसानी हक है। बहुत शुक्रिया। इनका क्या कसूर है जिन्होंने जो काम? हाफिज नईमुर रहमान साहब, खुर्रम शेख जमान, अब्दुल कादिर मंदू खेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद अहम मौज़ूआत पर बात होगी। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान अभी भी पुरुमीद हैं कि वो PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को टफ टाइम देकर उसे घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बज़ाहिर अमली तौर पर ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब PDM के सिर्फ इजलास पर इजलास होते हैं,
लेकिन हुकूमत के खिलाफ तहरीक कब शुरू होगी, कहाँ से शुरू होगी, इसका तरीक़ाकार क्या होगा, ये अभी तक कन्फर्म नहीं किया जा सका है। पीपल्स पार्टी की अलहदगी और नून लीग की हुकूमत गिराने के बजाय इलेक्शन की तैयारियों में दिलचस्पी ने मौलाना फजल रहमान के साथ एक बार फिर हाथ कर दिया है। हुकूमत की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी में शमूलियत पर नून लीग और JUI में भी अब इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। मौलाना हुकूमत और अपोजिशन की इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में शामिल होने पर नून लीग से अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। मौलाना अपनी पोजीशन वाजे कर चुके हैं कि JUI किसी प्लेटफॉर्म पर इमरान खान हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी और PDM का हिस्सा होने पर नून लीग को किसी भी मामले पर उसे एतमाद में लेना होगा। मौलाना फजल रहमान ने PDM का सरबराही इजलास भी 11 अक्टूबर को तलब किया है, लेकिन मौलाना साहब की सरबराही में 28 अगस्त को भी PDM का एक इजलास हुआ था जिसमें मुल्क की तहरीक चलाने और जलसे करने का ऐलान किया गया था। अब इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद सीनियर रहनुमा हैं। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त नून लीग और आपके दरमियान भी यानी आपकी जमात के दरमियान भी कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं कि नून लीग हामी भर रही है इलेक्शन इस्लाहात कमेटी में बैठने की और उस पर मौलाना साहब को इख्तलाफ है उसमें बैठने पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक है, हमारा बयानिया 2018-25 जुलाई के इलेक्शन के नतीजे में जो 26 जुलाई को जारी हुआ, आज भी हम उस बयानी पर कायम हैं कि मौजूदा हुकूमत बदतरीन धांधली के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है। लिहाजा इसी तौर पर भी मौजूदा हुकूमत के फैसलों को हम तस्लीम नहीं करते, न किसी फैसले में शामिल होते हैं। सही। और उसी पर हमने 15 मिलियन मार्च भी किए पूरे मुल्क में और एक आज़ादी मार्च किया। फिर जब PDM बनी तो हमारा जहन यही था कि पता नहीं ये कब तक चलेंगे, लेकिन बहरहाल इत्तेहाद में बरकत तो होती है। तो हमने PDM के प्लेटफॉर्म पे भी बड़े जलसे किए, मगर उस तहरीक में जो लोगों के तवक्कुआत वाबस्ता थे तहरीक से, पीपल्स पार्टी ने ट्वीट में शुरा घोंपा और उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। ताहम हमने काम रोका नहीं, बल्कि हमने सवात में बहुत बड़ा जलसा किया। फिर कराची में आपने देखा कि साबिका रिकॉर्ड सारे टूट गए। अब भी PDM के ज़ेरे एहतिमाम 16 अक्टूबर को फैसलाबाद में और 30 अक्टूबर को जो है वो डेरा गाजी खान में बहुत बड़े जलसे होंगे। और उसके अलावा डिवीजन सतह पे भी हमारे कन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसेस होंगी। रही ये बात कि इमरान खान को हम चलता करने में कामयाब हो जाएंगे, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमने इमरान को, उसके नजरियात को इतना डैमेज किया है, इंशाल्लाह वो आइंदा कभी सर नहीं उठा। लेकिन मोहन साहब, आप कह रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ जलसे आप लोगों ने किए हैं, हमने देखा भी कि उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग भी आए, लेकिन क्या उन जलसों के नतीजे में जो मकसद आपका था उसके करीब आप पहुंच पा रहे हैं? पिछले साल 31 दिसंबर की डेडलाइन हुकूमत को दी गई, फिर 31 जनवरी की दी गई, अब तो यहाँ 2021 का सितंबर ख़त्म होने को आ रहा है। आपकी बात वजह है, लेकिन यह है कि तहरीकों में ये ज़रूरी नहीं होता कि जल्दी नताज अखज़ किए जाएँ। वो नताज देर पा भी हो सकती है, लेकिन पब्लिक को जिस तरह हमने शऊर दिया है और उन तक बातें पहुँचाई हैं और हुकूमत की जो कारकर्दगी है, 3 साल अब 4था साल शुरू है, और हुकूमत के जो दावे थे लोगों को नौकरियां दिलाने की और घर बना के देने की और बहुत सारी बातें, IMF की तरफ न जाने की, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कम के सामने आ गई हैं। अभी पिछले दिनों जो है वो सिर्फ अदालत के एक ऑर्डर पर जो है वो 16,000 मुलाजिमीन बरतरफ किए गए थे, जो आज पैनल से ज़ेरे बहस रहा। हमने कहा कि ये लोगों को नौकरियां देने के लिए आए थे, घर बना के देने के लिए आए थे। इंक्रोचमेंट के नाम पर लाखों लोगों के घर गिराए गए हैं पूरे मुल्क में। तो बहरहाल ये सारी चीजें जो है ना लोगों के सामने रखना भी है, ताकि मुस्तकबिल के लिए कम से कम उसका रास्ता रोका जा सके। और हमें अब भी उम्मीद है, हम मायूस नहीं है। रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतों से मायूस नहीं है। अब भी हम समझते हैं कि
इमरान खान की सही। छुट्टी अरे हाफिज हो साहब, जाएगी। पीपल्स पार्टी और एएनपी तो पहले आपके इत्तेहाद से अलग हो गए। अब इस वक्त नून लीग भी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी का हिस्सा बन रही है। इंतखाबी इस्लाहात पर वो हुकूमत से अगर मुज़ाकरात करती है तो एक तरह से अगले इंतखाबात की वो तैयारी कर रहे हैं। तो अब JUI का मकसद सिर्फ मौलाना फजल रहमान का मकसद हुकूमत गिराना रह गया। पीपल्स पार्टी ने पहले अपनी राय जुदा की। नून लीग का मकसद भी आइंदा इंतखाबात की तैयारी लग रहा है। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए वो कहीं सीरियस नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी हुकूमत ने बनाई है और हमने उसूली तौर पर उससे इख्तिलाफ किया है और उसका बाइकाट किया है कि जिस हुकूमत को PDM के प्लेटफॉर्म से मुस्तरद किया गया उसमें पीपल्स पार्टी भी शरीक है, उसमें मुस्लिम लीग नून भी शरीक है, उसमें मुल्क की दीगर सियासी जमहूरी पार्टियां भी शरीक है। तो वो हमने कहा कि ये तो फिर दोलापन का मुजाहिरा होगा कि एक तरफ हुकूमती इक़दाम को मुस्तरद करते हैं, दूसरी तरफ से कमेटी वो बनाए, चेयर भी वो करें और हम उस कमेटी का हिस्सा बने और फिर वो आगे मनमानी करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब तक इमरान खान बरसर इक़्तिदार है, या तो ये है कि यकीन दहानी करवाए हमें कि जी मैं अब हुकूमत छोड़ने वाला हूँ, इस्तीफा देता हूँ, उसके बाद एक खुले माहौल में। तो मौलाना साहब, ये बाइकॉट PDM का बाइकॉट हम समझें या ये JUI का बाइकॉट है? क्योंकि अगर नून लीग इसमें शामिल होती है तो नून लीग तो PDM का हिस्सा है, फिर PDM का बाइकॉट तो नहीं रहा है, फिर ये आपकी सिर्फ अपनी जमात का बाइकॉट रहेगी। JUI ने तो अपना फैसला कर लिया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग भी इस कमेटी का हिस्सा ना बने। अच्छा, और अगर मुस्लिम लीग नून इस कमेटी का हिस्सा बनती है तो फिर PDM के प्लेटफॉर्म से क्या कोई एक्शन मौलाना साहब ले सकते हैं नून लीग के खिलाफ? अभी तो ऐसी कोई बात तो सामने नहीं आई न PDM के किसी इजलास में इस पर गौर हुआ कि अगर कोई इस कमेटी का हिस्सा बनेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या चश्मपोशी की जाएगी। तो मौलाना साहब, अगर ये इस तरह की सूरत-ए-हाल फिर भी अगर बनती है तो क्या मौलाना साहब ने जिस तरह पीपल्स पार्टी को शो कॉज दिया था, नून लीग को भी शो कॉज नोटिस दिया जाएगा? ये तो जब होगा तो फिर देखेंगे। अभी जैसे आपने कहा कि 11 अक्टूबर को PDM का इजलास है, तो उस इजलास में ये बातें सारी ज़ेर गौर आई। सही। अच्छा मौलाना साहब, ये अब आगे इस्तीफे और ये जो लॉन्ग मार्च का ऑप्शन था, इस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ने PDM को छोड़ा था। 11 अक्टूबर को अगला इजलास आप लोगों ने बुलाया है, इसमें कुछ तय करने जा रहे हैं? लॉन्ग मार्च की कोई तारीख या इस्तीफे देने या ना देने का फैसला इसमें होगा? जाहिर है कि आइंदा का अमल उस इजलास में तय करेंगे। अच्छा, वैसे इरादा है JUI का एक और लॉन्ग मार्च करने का? पहले आप आज़ादी मार्च कर चुके हैं, उसमें आपको कामयाबी नहीं मिली। PDM के प्लेटफॉर्म से अभी तक कोई बड़ा मार्च नहीं देखने में आया। देखिए, ये तो हमारे इख्तियार में है, हम चाहे तो दोबारा भी कर सकते हैं और हमने करके भी दिखाया। पूरे मुल्क में जलसे भी किए और आज़ादी मार्च भी किया। दुनिया ने देखा कि कितने लोग हमने इकट्ठे किए और कितने दिन यहाँ रहे और पुरअमन भी रहे। तो हम कर सकते हैं अल्लाह के फजल करम से। पीपल्स पार्टी के बगैर भी हमने कराची में बहुत बड़ा जलसा किया। जो लोग कहते थे कि अब PP नहीं है, पहले PP मेजबान थी तो उसकी वजह से जलसा कामयाब हुआ, लेकिन जब हमने जलसा किया तो आपने देखा कि पहले सब रिकॉर्ड जो है हमने तोड़ दिए। सही। तो जलसे करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आज़ादी मार्च करना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब पहले हम अकेले थे तो हमने अकेले अपने फैसले किए। अब जब हम PDM का हिस्सा है या PDM को लेकर चल रहे सही, तो फिर उन सबको एतमाद में लेना होगा हमें। उन सब के राय सामने आएगी। जब तक कि मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला नहीं होगा तो ठीक है। अकेले जमीयत उलमा इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और JUI बाइकआउट करेगी इंतखाबी इस्लाहात कमेटी या किसी भी ऐसी हुकूमती कमेटी का जो कि इस हुकूमत के मातहत बनाई जाए, और कोशिश वो करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इसमें शामिल ना हो। आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताएं कि स्मार्ट लॉकडाउन और पाबंदियों के बाद मुल्क में कोरोना की शरह में अब कमी आना शुरू हुई थी कि एक और जानलेवा वायरस डेंगू ने अब सर उठाना शुरू कर दिया है। मुल्क भर में डेंगू की इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती जा रही है और हर गुजरते दिन के साथ इसके केसेस में इजाफा होता जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मरीजों में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 10 रोज़ में 3 शहरी इंतकाल कर गए हैं। 150 से ज़ायद अब तक मुतासर हो चुके हैं।
इसके अलावा लाहौर में भी बड़ी तादाद में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में तो अब तक डेंगू के 919 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। अमूमी तौर पर देखने में यह आया है कि सर्दियों में डेंगू वायरस के फैलाव में किसी हद तक कमी आती है, लेकिन मुल्क में सर्दी आने में अभी भी तकरीबन 1 महीना बाकी है और सर्दी आने से पहले ही डेंगू मरीजों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद इस बात का इशारा है कि आने वाले दिनों में ये सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है, केसेस में मजीद इजाफा हो सकता है। तो इस वक्त ही हुकूमत को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि सर्दी आने से पहले ऐसे खाए जाएं कि ये जिस मच्छर के ज़रिए ये डेंगू फैलता है उसकी अफजाइश ना हो सके, उसको ख़त्म किया जा सके और इस बीमारी से भी आने वाले दिनों में बचा जा सके। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कुछ होने जा रहा है, क्या T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में कुछ तब्दीली होगी और अगर होती है तो फिर ये सिलेक्शन कमेटी पर कितना बड़ा सवाल या निशान होगा। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का ऐलान हुआ था और उस ऐलान में अब जिन नामों पर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे, खबरें कुछ ऐसी आई हैं कि तब्दीलियां मुतवक्के हैं। नेशनल T20 टूर्नामेंट इस वक्त जो कि रावलपिंडी में जारी है, उसमें आज़म खान की परफॉर्मेंस, खुजल शाह की परफॉर्मेंस और कुछ दीगर खिलाड़ी ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंसेस पर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मौका मिला था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के वापस जाने के बाद इन खिलाड़ियों को अपनी सिलेक्शन को सही साबित करने का, तो क्या ये अब तक की इनकी परफॉर्मेंस अपनी जो इनकी सिलेक्शन थी उसको इन्होंने सही साबित किया। और उसके बाद एक और बड़ा अहम मामला ये है कि ये T20 नेशनल कप जो हो रहा है, ये बड़ा ज़बरदस्त इसको ऑर्गेनाइज़ किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। इसमें बैनुल-अक़वामी मेयार की अंग्रेज़ी कमेंट्री हो रही है। माइक हेज़मैन बैनुल-अक़वामी कमेंटेटर यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी दुनिया को एक पैगाम जा रहा है कि न्यूजीलैंड की टीम बहाना करके यहाँ से गई, इंग्लैंड की टीम ने बहाना करके पाकिस्तान आने से इनकार किया, तो एक नेशनल T20 बैनुल-अक़वामी लेवल का टूर्नामेंट पाकिस्तान करवाने में ज़रूर कामयाब हुआ और इससे पूरी दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान कितना महफूज मुल्क है क्रिकेट खेलने के लिए। इन तमाम मामलों पर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जब भी ये नेशनल T20 टूर्नामेंट हुआ करता था, उसका मयार कुछ खास नहीं होता था, उसमें उर्दू कमेंट्री होती थी, कोई कमेंटेटर बाहर से नहीं आता था। इस बार हमने देखा बड़ा ज़बरदस्त तमाम स्टार्स भी खेल रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस पर तो बाद में आते हैं। माइक हेज़मैन भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि साउथ अफ्रीका से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इस पूरी सूरत हाल में दुनिया को एक पैगाम गया कि पाकिस्तान बड़ा ही सेफ मुल्क है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को ये बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, रमीज राजा ने जैसे ही टेक ओवर किया, पहले तो न्यूजीलैंड की टीम द्वारा वापस चली गई, फिर कुछ 2-3 दिन बाद इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। लेकिन रमीज राजा चूंकि बड़े क्रिकेट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने फौरन ही पाकिस्तान के प्लेयर्स को कहा कि आप नेशनल T20 जाके खेले। जो फॉरेन ब्रॉडकास्ट थ्रू आया हुआ था उससे नेशनल T20 की कवरेज करवाई गई। अच्छे माहौल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये टूर्नामेंट शुरू करवाया। तो देखिए, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वाला जो मामला हुआ उसमें भी पाकिस्तान के केस को बहुत अच्छे, माजी में मगरिब से हमारे लिए आवाजें नहीं उठती थी, हम अपना केस खुद लड़ रहे होते थे। ये पहला मौका है कि आप देखें दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स और बड़े बड़े राइटर्स जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में बोल रहे हैं। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पे लालतान हो रही है कि आपने पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की है। लेकिन अब जो मसला दरपेश आ गया अरबाब जहांगीर साहब, वो मसला दरपेश है। नेशनल T20 तो हमने शुरू कर दिया, पाकिस्तान की 15 रुपये टीम भी T20 वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हो गई थी। लेकिन T20 की जो पाकिस्तानी टीम है वो अनफॉर्चुनेटली वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकी जो तवक्को कर रहे थे। जिस तरह आपने अपने इंट्रो में नाम लिए, शोएब मकसूद से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आजम खान परफॉर्म नहीं कर रहे, मोहम्मद हसनैन परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आसिफ अली जो है वो भी एक मैच में फेल हो गए, खुशदिल शाह फेल हो गए। मेरे ख्याल में सिवाय बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी के सारे पाकिस्तानी जो 12-13 प्लेयर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब क्रिकेट बोर्ड बड़ी अजीब गरीब सिचुएशन में है कि टूर्नामेंट 3 हफ्ते बाद होना है, लेकिन 3 हफ्ते बाद टूर्नामेंट तो होना है, लेकिन अभी तक हमने अपनी टीम ही फाइनल नहीं की। 16 अक्टूबर कट ऑफ डेट है, अगर हम चाहें तो 16 अक्टूबर तक टीम में तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम को जब तक हम फाइनल नहीं कर देते
लड़के भी डबल माइंडेड है ना। अब उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम टीम के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, या तो फिर क्रिकेट बोर्ड एक बार क्लियर कट कह दे कि जी यही टीम जाएगी 15 रूप में, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ताकि लड़के एक फ्री माइंड के साथ खेलें। दरअसल मसला ये हो रहा है, ये पिंडी में जो मैचेस हुए, हमने ये स्पिन पिचेस बनाई थी न्यूजीलैंड के लिए, उन्हीं पिचेस पर हमने T20 नेशनल T20 करवा दिया। ज़ाहिर बैटिंग के लिए साजगार पिचेस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जब ये टूर्नामेंट का सेकंड फेज कजाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा तो मेरे ख्याल में हमारी पिचेस का मयार भी बेहतर होगा। और भट्टी साहब, ये पिचेस के मयार पे चेयरमैन पीसीबी आए रमीज राजा भी कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं, वो भी लाहौर में बेहतर पिचेस चाहते हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस वाली इशू से पहले जरा मैं चाहूँ कि रमीज राजा ने जो PSL वाले मामले पर भी वो स्टेप लेना चाह रहे हैं कि ड्राफ्टिंग के बजाय ऑक्शन का तरीका जो इंडिया में अपनाया जाता है वो अपनाया जाए, ताकि और बड़े नाम हम ज़्यादा पैसे दे के बुला सकें। तो ये भी पाकिस्तान में क्रिकेट की ज़ाहिर अब तो रिवाइवल ही कहा जाएगा, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे कैंसिल होने के बाद इस रिवाइवल में ये मददगार साबित हो सकती है रमीज राजा की ये तजवीज़। देखिए, रमीज राजा आइडियाज तो बहुत अच्छे, अभी थोड़ी देर पहले ही PCB का मीडिया रिलीज आया है कि डॉलर के रेट का भी एक इशू चल रहा है ना, कि PSL फ्रेंचाइजीज और PCB के दरमियान जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके रेट का भी इशू चल रहा है। तो PSL फ्रेंचाइजीज के भी अपने मसाइल हैं। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये चाहता है कि दुनिया के जो 5-6 टॉप के प्लेयर हैं जो IPL में खेलते हैं, पाकिस्तान चाहता है कि वो पाकिस्तान में आ जाएं, ताकि हमारी जो PSL का ब्रांड है वो मजीद बड़ा हो जाए। देखें, आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मसला वही है कि हमारी जो फ्रेंचाइजीज हैं वो कहती हैं कि हम पहले लॉस में जा रहे हैं, मजीद सरमाया लगाएंगे तो हमारे पैसे वो भी डूब जाएंगे। तो अभी इसमें अगर मगर बहुत है, लेकिन मेरे ख्याल में रमीज राजा चूंकि खुद क्रिकेटर रहे हैं और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, तो उनको पता है कि क्रिकेट को कैसे चलाना है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक क्रिकेटर को दी है, जो अभी तक तो अपने आइडियाज से इंस्पायर कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर मकाम की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि देखें अरबाब जहांगीर, मेरा और आपका मसला तो ये हो सकता है कि वसीम खान PCB के CEO रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी जो 22 करोड़ आवाम है उसका मसला पाकिस्तान टीम है। अगर 24 अक्टूबर को पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी तो मैं और आप भी बल्ले बल्ले कर रहे होंगे। 27 अक्टूबर को अगर हमने न्यूजीलैंड को हरा दिया शारजा में, तो फिर हर तरफ आपको पता है कि जश्न मनाया जा रहा होगा। तो मेरे ख्याल में गवर्नेंस पर जरूर रमीज राजा तवज्जो दें, लेकिन पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी जो है, आम आदमी जो है वो टीम की कारकर्दगी में बेहतरी चाहती है। और आम आदमी का भट्टी साहब, जब ये नेशनल T20 के लिए टीम का ऐलान हुआ था तो इसमें खबरें ये भी आई थी कि इसमें रमीज राजा का इन्फ्लुएंस शामिल है, फिर इस टीम को उन्होंने डिफेंड भी किया। आज ये दोपहर से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान को भी इस टीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने कुछ तब्दीलियों की हिदायत रमीज राजा को की है। रमीज राजा के हवाले से भी कुछ ज़रा ये खबरें कोट कर रहे हैं कि वो उन्होंने कहा है कि पहले मरहले के बाद नेशनल T20 के इस टीम में कुछ तब्दीलियाँ की जा सकती हैं। तो वाकई इन खबरों में कोई सदाकत है भट्टी साहब? अच्छा अरबाब, आप तो पॉलिटिकल शो करते हैं रोजाना, आपका माशाल्लाह मकबूल शो है। आप ये बताएं कि इस वक्त हमारे खिते की जो सूरत हाल है, प्राइम मिनिस्टर के पास क्रिकेट के लिए टाइम है इतना? मेरा नहीं ख्याल। बिल्कुल, और आज तो वो कराची में बहुत मसरूफ दिन उन्होंने गुजारा, और दौरे कराची से उनकी ये खबर निकल के, उनकी मीटिंग्स के दरमियान ही किसी शख्स की तरफ से निकल के आई ये खबर सामने। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर की क्रिकेट देखें, क्रिकेट उनका ब्रेड एंड बटर माजी में रहा है। क्रिकेट से इमरान खान को दुनिया में शोहरत मिली। अब जब 2 साल बाद इलेक्शन होंगे तो यकीनी तौर पर इमरान खान जब दोबारा जाएंगे इलेक्शन लड़ने, तो उनके स्लोगन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस भी शामिल होगी। लेकिन मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर फ्री हैंड देने पर यकीन रखते हैं। मुझे जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा नहीं ख्याल वो रमीज राजा को उन्होंने ये जरूर कहा होगा कि यार देख लें पाकिस्तान टीम के बारे में क्या खबरें आ रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, इस टीम में 2-3 तब्दीलियां तो बनती हैं। फखर जमान को टीम में आना चाहिए, शाहनवाज दानी को आना चाहिए, सरफराज अहमद देखें विकेट कीपर बैट्समैन, आजम खान जो नौजवान प्लेयर हैं उनका बहुत फ्यूचर है, लेकिन आजम खान मेरा नहीं ख्याल इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए भी तैयार हैं। फिर हमारे पास उस्मान कादिर, वहां पर पिचेस स्पिनर्स के लिए साजगार होंगी। तो ये 3-4 चेंजेस हैं। अगर सिलेक्शन कमेटी समझती है कि जो भी तब्दीली टीम में करनी है वो फौरन कर लें, क्योंकि जब तक टीम फाइनल नहीं होगी पाकिस्तान की, लड़के डबल माइंडेड रहेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि वो
ट्रेवल करेंगे या नहीं करेंगे, वो प्रेशर में नेशनल T20 खेलेंगे। भट्टी साहब, ये अगर तो 2-3 या कोई एक भी चेंज होता है, तो जब टीम का ऐलान मोहम्मद वसीम ने किया था, चीफ सिलेक्टर ने, तो उन्होंने तो हर खिलाड़ी से मुतालिक उनसे सवालात हुए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर बाद में उन्होंने 2 बड़े इंटरव्यूज़ भी दिए। हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को उन्होंने अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स से जस्टिफाई किया, किसी के स्ट्राइक रेट से, किसी की नेशनल T20 परफॉर्मेंस से, किसी की CPL की परफॉर्मेंस से। अगर एक तब्दीली भी हुई तो फिर वो अपनी पोजीशन को कैसे डिफेंड करेंगे, फिर उस तब्दीली की जस्टिफिकेशन वो कैसे देंगे? देखिए, डिफेंड तो कर ही नहीं सकते ना, जिस तरह उन्होंने तौजियात पेश की थी टीम के अनाउंसमेंट के वक्त, और फिर उसके दूसरे तीसरे दिन वो एक दिन में 5-6 डिफरेंट टीवी चैनल्स पर आकर अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। तो लग तो ये रहा था कि उन्होंने ठीक टीम सिलेक्ट नहीं की। लेकिन अगर आप गलती तस्लीम कर लें तो गलती तस्लीम करने में देखें, अभी तो टीम पाकिस्तान में है, अगर चेंज हो जाए टीम, अच्छी टीम चली जाए जो पाकिस्तान को एक अच्छे मकाम पर फिनिश करके दे दे, तो लोग ये गलतियां भूल जाएंगे। हाँ, अगर आपने अच्छे लड़कों को सिलेक्ट नहीं किया और टीम ने वहां खराब परफॉर्मेंस दे दी, तो 14 नवंबर को जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल होगा तो मैं और आप किसी और प्रोग्राम में बैठे हुए टीम का पोस्टमार्टम कर रहे होंगे। लेकिन मोहम्मद वसीम अगर गलती तस्लीम कर लें तो बुराई तो नहीं है, क्योंकि मोहम्मद वसीम ने जो पाकिस्तान के बेस्ट 15 थे वो तो सिलेक्ट नहीं किए थे। टीम बेहतर सिलेक्ट हो सकती थी, कुछ अच्छे नाम टीम में आ सकते थे, लेकिन चीफ सिलेक्टर ने या तो उनको बाहर से जो लोग कंट्रोल कर रहे थे या रमीज राजा का उसमें माइंडसेट था, लेकिन बहरहाल अच्छी टीम सिलेक्ट नहीं हुई थी। इस टीम में अभी 2-3-4 तब्दीलियां नागुज़ीर हैं। सही। और भट्टी साहब, जाहिर है कि सेमीफाइनल और फाइनल को सोचने से पहले तो हमारी कौम तो वो 24 तारीख को 24 अक्टूबर का वो मार्का सोचेगी। उस मैच को अगर हम अपने जहन में रखें तो ये पाकिस्तान की ये टीम, अगर इसमें तब्दीलियां हो भी जाती हैं 2-3, एक बेस्ट टीम भी हम भेजने में कामयाब हो जाते हैं, तो उम्मीदों और ख्वाहिशात को साइड में रखते हुए कि वाकई ये 24 वाले मैच में हमारा चांस है, इंडिया को शिकस्त देने की ये सलाहियत रखती है ये टीम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी? अच्छा अरबाब जहांगीर, मैंने तो दुनिया में पाकिस्तान इंडिया के बेतहाशा मैचेस कवर किए। 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी पाकिस्तान इंडिया की टीमें जब भी उतरती हैं एक कैफियत ही अलग होती है, जोशो खरोश अलग होता है, एक बिल्कुल माहौल ही डिफरेंट होता है। लेकिन 24 के बाद 27 के मैच को भी आप ना भूले जो न्यूजीलैंड के साथ होने वाला है। न्यूजीलैंड ने जो हमारे साथ कर दिया है, हमें ग्राउंड में तो जाके उनको जवाब देना है ना अपनी परफॉर्मेंस से। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान 24 का मैच हार जाए, लेकिन अगर 27 का मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत जाए तो ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह हमारे साथ हमारे मुल्क में आके सलूक किया है, हम अगर उसको शारजा में 27 अक्टूबर को मार दें तो मेरा ख्याल पाकिस्तान अवाम का जो गुस्सा 24 तारीख को, अल्लाह ना करे अगर गुस्सा उनके पाकिस्तान के हारने से लोगों के जहनों में आता है तो उसका यकीनी तौर पर तदारुक होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान टीम खुदा न खास्ता अगर T20 वर्ल्ड कप में अच्छा फिनिश ना भी करे, लेकिन लड़कर हारे, नौजवान लड़के हैं, परफॉर्मेंस दें, तो मुझे बहुत उम्मीद है इस टीम से कि ये टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी इस टीम को हमारा मीडिया या हमारे माहिरीन जो है वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद, और कह रहे थे कि टीम इतनी बुरी नहीं है जितनी इस पर तनकीद हो रही है, और सिर्फ 24 के मैच को इंडिया के खिलाफ इस मैच को जहन में नहीं रखना है, बल्कि 27 को न्यूजीलैंड से ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। और इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी टीम पर बड़ी जिम्मेदारी है कि न्यूजीलैंड को ग्राउंड में वो किस तरह से जवाब देते हैं। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।